नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है। प्राइम न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं अमित सिंह। आज बात बिहार की कर रहे हैं। दलित कौन है? भूखा पेट सोने वाला आदमी, फटे चिथड़ों में खुद को लपेटती और समेटती मां, कचरे के ढेर में चावल के दाने तलाशता एक अधनंगा बच्चा, चश्मे की डोरी के सहारे कान पर टिकाने की चश्मे को कोशिश करती बूढ़ी दादी, साहूकारों और जमींदारों के बचे कुचे हाड़ और मांस के सहारे जमीन का सीना चीरता किसान, या फिर आरक्षण के बूते साहब और बाबू बना आज का युवा। सवाल कठिन नहीं, लेकिन सियासी सुरमा इसका जवाब देने से शायद बचेंगे। बिहार जेपी आंदोलन की शुरुआत से लेकर आज तक हर पार्टी दलितों और पिछड़ों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने की बात करती है। बिहार में दलितों पर राजनीति तो होती है, लेकिन उनका कल्याण कब होगा? पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि 50% से ज्यादा दलित आरजेडी, कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ खड़े हैं। फिर क्यों बिखर गया है दलितों का कुनबा? बिहार में दलितों की आबादी 20% है। दलित 15 लोकसभा सीटों के साथ साथ कई विधानसभा सीटों को भी अपने वोट के जरिए प्रभावित करते हैं, लेकिन सिर्फ इनको लेकर बातें ही क्यों होती हैं? दिक्कत यह भी है कि सभी की राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो गई हैं, इसलिए दलित एक मजबूत राजनीतिक ताकत नहीं बन पाया है। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। महागठबंधन का फोकस दलित है। तेजस्वी यादव की पार्टी माई समीकरण की बात करती है। नीतीश महादलितों का इक्वेशन समझाते और बताते रहते हैं, लेकिन इन चीजों का क्या फायदा? भला किसका हो रहा है? दलितों का या नेताओं का? चाशनी बढ़ तो रही है, लेकिन मजा कोई और ले रहा है। बिहार की सियासत में लगातार तब्दीलियां हो रही हैं। राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। कभी यह कहा जाता है कि चुनाव के बाद एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान किया जाएगा। कभी कोई कहता है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी पीडीए की बात बिहार में भी हो जाती है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां है? जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार की सियासत में हो क्या रहा है और जो हो रहा है उससे आखिर क्या होगा। दलित कांग्रेस आरजेडी के साथ खड़े। 1990 से आरजेडी को दलितों का लगातार समर्थन मिलता रहा है। लालू ने सामाजिक सम्मान, राजनीतिक भागीदारी की बात कई बार कही और इसे लेकर उन्होंने चुनाव भी लड़ा। 50% से ज्यादा दलित आरजेडी, कांग्रेस, धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ हैं। जेपी आंदोलन का हिस्सा रहा है दलित मुद्दा, लेकिन बिहार की राजनीति में दलितों का मुद्दा सिर्फ भाषणों में होता है। दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने की बात तो होती है, लेकिन मिलता नहीं है। बिहार में दलित आज भी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक उनकी जरूरतें हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। 20% आबादी दलित है बिहार की। दलित 15 लोकसभा सीटों, विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, और कोई भी पार्टी हो वो यही सोचती है कि दलितों का साथ मिल जाए तो बात बन जाए। रामविलास पासवान सरीखे नेता अगर पॉलिटिकल करियर में इतना आगे गए, इतनी ऊंचाई छुई, तो दलितों का बहुत बड़ा योगदान है। आरजेडी को सीटें अगर ज्यादा आती हैं तो दलितों का बहुत बड़ा योगदान है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ जीत कर आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो महादलितों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कैसे, कब और क्यों दलित सियासी चालों में पीछे रह गए? जेपी आंदोलन में उनकी बात होती है और जेपी ने खुद भी यह बात कही कि दलितों को साथ लेकर चलना होगा, तभी बिहार का विकास होगा। लेकिन विकास तो छोड़िए, दलित अभी मेन स्ट्रीम में आने को तैयार ही नहीं है। विचारधारा का बिखराव समझिए। हरिजन 31% से ज्यादा है, पासवान 30% से ज्यादा है, और मुसहर जो जाति होती है वो 13% से ज्यादा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद दलितों का कल्याण बिहार में नहीं हो रहा है। दलित मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं, जबकि हर बार के चुनाव में एक बहुत मेजर फैक्टर होते हैं। वो एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए अगले 1 घंटे लगातार हम इस सियासी माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत कीजिए प्रभात मालकर का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनुज कुमार तरुण, प्रवक्ता आरजेडी का पक्ष रखेंगे। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डिबेट के दौरान। और मनोज लाल मन्नू मेरे साथ हैं, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगा अनुज कुमार तरुण से। अनुज, बिहार की राजनीति में दलितों को कोई भी साइडलाइन नहीं कर सकता। कई पार्टियां आई, कई पार्टियां गईं, कईयों की सरकारें बनी, कईयों ने सत्ता पर बैठ के मलाई काटी, लेकिन दलितों का भला नहीं हो पाया आज तक। हालांकि दलित लोकसभा, विधानसभा सीटों में एक बहुत मेजर फैक्टर है बिहार में।
महागठबंधन की सरकार कहती है कि दलितों को, पिछड़ों को आगे लेकर चलना है। राहुल गांधी भी इस बात की पैरवी करते हैं, लेकिन कोई पहला चुनाव तो है नहीं। जेपी आंदोलन के वक्त से अब तक लालू भी रहे सत्ता में, बाकी तमाम पार्टियां रही, दलितों का भला नहीं हो पाया। अनुज कुमार, देखिए अमित जी, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बिहार में क्या राष्ट्र स्तर पर देखें तो दलित जो आंदोलन है, जो दलित समुदाय का जो हितों की बात है, वो अनदेखा होता जा रहा है लगातार। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो दलित राजनीति की जो दिशा है वो कोई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, वो भटका हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, एक जीतन राम मांझी जी का और एक चिराग पासवान जी का। ये दोनों कहते हैं कि मैं दलित चेहरा हूँ, लेकिन यदि इनका विश्लेषण करिए आप तो आपको समझ में आएगा कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, इनकी पार्टियों में इनकी जाति के अलावा कोई अन्य दलित चेहरा नजर नहीं आएगा। फिर इन पे आरोप लगता है, नहीं जी ये हम पासवानों की पार्टी हैं, हम मांझी की पार्टी हैं। तो एक सवाल उठता है कि इनकी पार्टी में मांझी समुदाय का भी कोई दूसरा अन्य व्यक्ति दिखाई नहीं देता, पासवान समुदाय का भी कोई दूसरा अन्य चेहरा दिखाई नहीं देता सिवाय इनके परिवार के। तो दरअसल क्या है कि ये दलित चेहरा होकर भी ये परिवारों की पार्टी है, जिसमें अपने बहू, बेटी, दामाद, इन्हीं लोगों को ये कल्याण करते हैं। और अगर समग्रता की बात करें तो देखिए, बाबा साहब का 3 मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आप देखे होंगे 2007 में नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले इस पर चोट किया। हमारा जो समाज है, आजादी के इतने वर्षों के बाद हम एक होना शुरू किए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया कि दलित समुदाय जो एक हो रहा था उसमें उन्होंने राजनीतिक फायदा के लिए समाज का वर्गीकरण कर दिया, दलित और महादलित में बांट दिया। उससे क्या हुआ? दलित राजनीति में जो एकता हो रही थी उसको उन्होंने छोड़ दिया, तोड़ दिया। दूसरी बात, जिन लोगों के साथ ये सत्ता चला रहे हैं उनका चरित्र और चलन हमेशा सामाजिक न्याय के विरुद्ध रहा है। आप देखे होंगे कि चाहे वो 2018 की बात कर लीजिए आप, 2018 में SC/ST एट्रोसिटी बिल खत्म कर दिया गया था और अप्रैल में जितना भी दलित समुदाय के लोग थे, जो युवा लोग थे, सामाजिक न्याय के जो पक्षधर लोग थे, सब सड़क पर आ गए। वो भारत बंद कराना पड़ा। उसी तरह से उच्च शिक्षा में जब दलित की भागीदारी बढ़ रही थी, 2014 के बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक ऐसा रोस्टर ले आते हैं जिसे हम एंटी रिजर्वेशन रोस्टर कहते हैं। उस रोस्टर के खिलाफ अध्यादेश लाने के लिए हमें 5 मार्च 2019 को पुनः है जो कि सड़क पर उतरना पड़ता है। तो इनका चेहरा कभी भी SC/ST के लिए कल्याणकारी कभी नहीं रहा। हाँ, ये वोट बैंक की राजनीति जरूर करते रहे हैं। अगर आप बिहार की राजनीति की बात करें तो पहले उस दलित हित के जो आधार है उसको समझिए। वोट बैंक की राजनीति अलग है। ये अम्बेडकर साहब की तस्वीर लगाकर दलित वोट बैंक में हिस्सा सब पार्टी चाह रही है। लेकिन आप इस पे जाइए कि सही में दलित हितैषी कौन है। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव आते हैं तो कोई तो मुख्यमंत्री बनने के लिए दलितों की बात करता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनकर सुअर चराने वाले, बकरी चराने वाले, मैला ढोने वाले के बीच में जाते हैं, उनके बाल साफ करते हैं, उनको सफाई पर ध्यान देते हैं, उनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं, जो गरीबों के वही मसीहा दलितों के। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जवाब थोड़ा सा लंबा हो गया अनुज कुमार, मैं आपके पास आऊंगा। मनोज लाल मल्लू मेरे साथ है, जेडीयू के प्रवक्ता है। मनोज लाल मल्लू जी, मुझे ये बताइए, दलितों को महादलितों में बांट देंगे तो दलितों का नुकसान क्या है? पहले तो ये समझाइए। आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं, और बिहार में अनुज कुमार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि जब उनकी सरकार थी तो दलितों का इतना कल्याण हो गया था, दलित बिल्कुल चोटी पे पहुंच गए थे, दलित भूखा नहीं सो रहा था, दलित फटे कपड़े नहीं पहन रहा था, दलित खेतों में मजदूरी नहीं कर रहा था, दलित नाले साफ नहीं कर रहा था, दलित खुदाई नहीं करता। मैं आ रहा हूं अनुज जी, अभी नहीं, नो, आपका मौका नहीं बोलने का, आपने बोल लिया। मैं मनोज लाल मन्नू के पास जाता हूं। ये सवाल मैं मनोज से पूछ रहा हूं। मनोज, दलितों का कल्याण कर दिया था आरजेडी ने, आप लोग कुछ कर नहीं पाए, एनडीए सरकार कुछ नहीं कर पाई, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। मनोज लाल मल्लू। देखिए अमित जी, हाँ, अगर दलितों का भला उस शासन काल में हुआ होता तो 2005 में
लालू जी के हाथ से सत्ता नहीं जाती। हम्म दलितों के साथ कोई काम नहीं हुआ, दलितों का कोई नहीं आया, इसीलिए दलित उनसे विमुख हुए। हम्म और बिहार की राजनीति में हम्म दलित वोट एक फैक्टर है। हम्म वह अगर किसी के साथ अगर जुटता है हम्म। तो उसकी सरकार बनती है। हाँ भाई, या 20% उसकी 20% आबादी दलितों की है मनोज लाल। मैं जी। वही कह रहा हूँ कि वह आबादी जिसके साथ वोटर के रूप में जुट जाए, हम्म उनकी स्थिति विधान सभा चुनाव में अच्छी होगी। हम्म आपने देखा होगा ना हम्म कि 2005 के बाद से हम्म लगातार एनडीए के शासन आ रहा है। हम्म 2020 में दलित वोट का बंटवारा हम्म आदरणीय चिराग पासवान जी के पार्टी के खड़ा हो जाने से हम्म एनडीए को नुकसान पहुंचा, खासकर जदयू को भी नुकसान पहुंचा। हम्म तो इसलिए है। और 2005 के बाद से अगर दलितों के उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं हुआ होता, उनको सम्मान नहीं मिला होता, उनकी स्थिति नहीं सुधरी होती, तो दलित समाज क्यों एनडीए को वोट देता? ये तो सामने है। दलित छात्रों के लिए, महादलित छात्राओं के लिए, इन लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं एनडीए सरकार ने लाई। उन लोगों को पोशाक, साइकिल और कई कई योजनाएं उनके समझ आते गई। ठीक है मनोज लाल, मनु कहने का हुआ। मोटा मोटा मतलब ये है कि भाई आपको उन्हीं जातियों का, उन्हीं समुदाय का, उन्हीं लोगों का वोट मिलेगा जिनके लिए आप काम करते हैं। जो आपको पसंद नहीं करते, वोट देकर आपको नहीं जिताएंगे। आपका भावार्थ मैं समझ गया। अनिल शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है, उसके बाद मैं बीजेपी के पास, जो प्रभात में आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा कांग्रेस से भी एक सवाल मेरा है। लोकसभा चुनावों में जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, एजेंडा कोई भी हो, पार्टी कोई भी रही हो अनिल जी सत्ता में, लेकिन इस बात से आप गुरेज तो नहीं खाएंगे ना कि वोटर आपको वोट कर रहा है, अगर आप पसंद है तो वोट करेगा, पसंद नहीं है तो नहीं वोट करेगा। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं अनिल जी? मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं। नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनते हैं। तेजस्वी यादव दूसरी बड़ी पार्टी थी उनकी, बिहार में प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा था, लेकिन ये चूक कहां हो जा रही है? राहुल गांधी भी जाके कहते हैं हम दलितों पिछड़ों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन एजेंडा ना तो तेजस्वी यादव का समझ में आ रहा है, ना तो कांग्रेस का समझ में आ रहा है। सीट बंटवारे को लेकर अभी रजामंदी नहीं हो पाई है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर व्हिच प्रिवेल्स इन बिहार इलेक्शन। अनिल शर्मा, देखिए भैया, सीधी सीधी बात है, बिहार चुनाव हो या किसी अन्य प्रदेश का चुनाव जी, हमने जब भी अगर चुनाव लड़ा है तो क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के ऊपर, जनता की मूलभूत समस्याओं के आधार पर चुनाव। हमने कभी जाति धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा। ये अलग बात है कि हम उनके उत्थान की बात करते हैं। सभी, बाबा साहब का जो संविधान है वो भी इस बात का द्योतक है कि सभी की समानता हो। और ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में कोई ना ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, सभी बराबर हैं और वोट देने का अधिकार सभी का बराबर जी। लिहाजा अब ये अलग बात है कि कौन किसको कितना वोट करता है। हमने अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया और आपकी समझ में अगर हमारी बात ना आई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात समझ में आ गई, तो आपने वोट भाजपा को दे दिया। और हमारी बात समझ में आई, भाजपा की समझ में नहीं आई, तो आपने हमको वोट किया। बिल्कुल सहमत तो हूं ये अनिल जी। जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो वोट किसको। अच्छा अनिल जी, रही बात काम करने की, जी, लालू प्रसाद जी ने जब तक सरकार में रहे बिहार का बहुत विकास किया। पिछली सरकार में तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे और उस दौरान कितने सारे रोजगार सृजन हुए। उनके हटने के बाद कितने रोजगार सृजित हो रहे हैं। रही बात सीट बंटवारे की, तो हम आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दें, रिकॉर्ड उठा लीजिए, कांग्रेस के साथ जिसका भी समझौता हुआ है वहां किसी भी तरह की सीट बंटवारे की कोई कलह नहीं हुई। हमेशा हम लोगों ने आपसी सामंजस्य और गठबंधन धर्म को निभाते हुए और सीटों का आपस में बंटवारा किया। अनिल शर्मा जी, यूपी में माफी चाहता हूं, तेजस्वी आपस यादव का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि कांग्रेस की वजह से हमारी सीटें कम आई, कांग्रेस कम सीटों पर लड़ी होती तो हमारी सीटें ज्यादा थी। ये ऑन रिकॉर्ड तेजस्वी ने कहा है। पहला।
दूसरी नज़ीर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कांग्रेस जितनी सीटों की मांग करती है उस काबिल कांग्रेस यूपी में लड़ने के काबिल नहीं है, तो सीट अगर कम होगी तो समाजवादी पार्टी का एड ऑन हो जाएगा। इस बात से इनकार तो आप नहीं करेंगे ना अनिल जी? नहीं करेंगे ना कि कर देंगे, ऑन रिकॉर्ड बयान को भी मना कर देंगे आप? मैंने अखिलेश जी का बयान नहीं सुना है। अच्छा चलिए, तेजस्वी का तो सुना है। बात को कहते हैं, हाँ, सुन लीजिए। हाँ, तेजस्वी जी अगर इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से हमारी सीटें घटी, कांग्रेस अलर्ट लड़ती, तो ये कोई वजह रही होगी जब उनके मुख से इस बात की उद्गार निकले। जहां तक मैं समझता हूं तेजस्वी जी और हम लोग साथ मिलकर चुनाव की तैयारी में हैं और निश्चित ही जो चुनाव होने जा रहा है उसकी गंभीरता के साथ अनिल जी, जो स्थिति कांग्रेस की यूपी में है वही बिहार में है कि बिहार में बेहतर है? अनिल जी, यूपी में जो स्थिति कांग्रेस की है और जो बिहार में स्थिति है, कौन सी वाली बेहतर है? यूपी वाली स्थिति आप मजबूत देख रहे हैं अपनी, या बिहार वाली? कहां पे आपको लगता है मजबूती है? वर्तमान स्थिति के बारे में अगर बात करें, बिहार का चुनाव सिर पर है, यूपी का चुनाव हो चुका है, 27 में चुनाव आएगा, तब उसकी चुनाव के संगठन की स्थिति। हम संगठन सृजन में लगे हुए हैं, पूरे देश में संगठन को हम लोग मजबूत करने में लगे। जहां भी कमजोरियां रही हैं हमने उसको अस्वीकार नहीं किया है। ठीक है प्रभात, ठीक है, कमजोरियां हैं तो ठीक है, स्वीकार किया है, ठीक है, मजबूत करने का काम हम डन 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 डन, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। प्रभात, सवाल मेरा आपसे है, एनडीए के साथ सरकार में आप हैं और आप काम कर रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर भी कोई उलझन नहीं है, बड़ी क्लैरिटी है एनडीए में और जो जेडीयू है उसके बीच, आपके बीच बहुत क्लैरिटी है। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, अगर बिहार का विकास पिछली सरकारों ने किया होता तो शायद एनडीए को बहुमत नहीं मिलता। और अनिल जी एक बहुत अच्छी बात कह गए हैं डिबेट में कि भाई हमारी बात समझ में आई होती तो हमें वोट मिलते, बीजेपी की बात समझ में आई तो बीजेपी को वोट मिल गया। बिहार में दावा तो बहुत कर रहे हैं ना आरजेडी वाले, लेकिन दाल गलती दिख नहीं रही है अभी तक। प्रभात, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत चलती है जी। उसके लिए चाहे वो दलित समाज के लोग हो, चाहे अति पिछड़े समाज के लोग हो, चाहे सवर्ण समाज के लोग हो, सभी के साथ न्याय, सभी का विकास। आज देखिए कि एनडीए के शासनकाल में बिहार में दलित छात्रों के लिए जब वो यूपीएससी बीपीएससी पास करते हैं तो 50,000 और उसके बाद 1 लाख रुपया मिलता है। जो दलित भूमिहीन है उनको 2 डिसमिल जमीन मिलता है। जो दलित आवासहीन है उनको आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलता है। उनके घर पे बरसों बरस से बिजली नहीं पहुंची, उनके घर बिजली पहुंचती है, नल जल के तहत जल पहुंचता है। तो निश्चित तौर पर चाहे दलित छात्रों को उत्थान के लिए अभी 2023-24 में मैं बता देना चाहता हूं कि 56.18 लाख छात्रों को लगभग 619 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली और 2024-25 में 33.41 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, लगभग 358 करोड़। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की यही सोच है कि हर वर्ग का उत्थान हो, जिसके तहत दलित और महादलित भी आते हैं। अभी कह रहे थे दलित महादलित की जरूरत क्यों पड़ी? अरे भाई, जो वैसे दलित में वैसे वर्ग जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक थे, जिन तक कोई उनका उद्धार नहीं हो पा रहा था राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक, उसके लिए महादलित नीतीश कुमार जी पहले ऐसे देश के मुख्यमंत्री बने जो दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। दलित और महादलित में अलग अलग करके महादलितों तक भी सब लाभ पहुंचे, उसकी चिंता की। तो यहाँ तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अनुज, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक गरीबी हटाने की बात करते रह गए, किसी ने गरीबी नहीं हटाया। जब तक देश में आरक्षण की बात हुई तब तक इन्होंने विरोध करने का काम किया, मंडल कमीशन का विरोध किया। जनसंघ आधारित जब उस समय जनसंघ की सरकार थी तो मंडल कमीशन का इन्होंने सपोर्ट किया और तब जब उसके भी रिपोर्ट को 10 साल तक दबाए रखा। 81 करोड़ गरीब तो निश्चित तौर पर ये लोग सिर्फ अभी देखिए बिहार में क्या हो रहा है, इतनी बेशरम आरजेडी की सरकार है और दलितों के मसीहा, भारत के मसीहा, विश्व के सबसे बड़े दलितों के चिंतक आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को लालू यादव जी के पैर के सामने नीचे रखा जाता है और इतने बड़े दुस्साहस के साथ लालू यादव अभी तक माफी नहीं मांगते हैं और वो दलितों की बात करते हैं। अरे वो तो जब लालू यादव जी अमित शाह जी से कब माफी मंगवाए? आप अमित शाह जो संसद भवन में खुलेआम अपमान करते हैं,
उनके सामने तो आपकी आवाज निकलती नहीं है। और लालू यादव जो उस तस्वीर को देखे भी नहीं, उनके अपमान की बात कर रहे हैं। अनुज आप जनहित ऐसी हो गए हैं। अरे अनुज जी, आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? आप संविधान को ठीक से मानता नहीं था, डिबेट में पहली बार बैठे हैं क्या? अरे ऐसे लोग को क्यों बैठाते हैं डिबेट में, जिनको डिबेट की मर्यादा नहीं पता हो? आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना। अनुज जी सुन लीजिए, प्रभात सही कह रहे हैं। आप लोग जब बोले तो उन्होंने बीच में नहीं बोला। करना आता हो तो डिबेट में नहीं बैठा कीजिए। अनिल जी उन्होंने बीच में एक बार भी बात नहीं की। सुन लीजिए, मैं लेकिन हाँ ठीक है, अब आपने बात पूरी कर ली। बीजेपी के लोग मर्यादा सिखाएंगे तो बीजेपी के लोगों के अंदर कितनी मर्यादाएं हैं? पहले तो बीजेपी के लोग अपनी मर्यादाएं देखिए। एक डिबेट में आप अभी चुपचाप है, सुन रहे हैं, उसके बाद बोलना शुरू कर देंगे। और तमाम डिबेट्स में यही होता है, बीजेपी के नेता किस प्रकार से बोलते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। आज जो देखिए कि जी, वर्षों मर्यादा सिखाने चले हैं, खुद को मर्यादा नहीं है। वर्षों बरस से राघोपुर की जनता जिस पुल की इंतजार कर रही थी, 6 लेन पुल, राघोपुर में पुल पहुंचा। वहां से विधायक रही, मुख्यमंत्री रही, राबड़ी देवी ने कभी चिंता किया? लालू परिवार ने कभी चिंता किया कि राघोपुर वाला पुल कैसे बने, वहां का उद्धार कैसे बने? लोग नाव पे जीवित चढ़ते थे और मृत वापस आते थे। ठीक है प्रभात, जवाब ले लेते हैं। प्रभात ठीक है विधायक थे, मैं आऊंगा। प्रभात आई कम टू यू। शर्महीन बात है कि उस उद्घाटन में शामिल तक नहीं हुए। चलिए ठीक है। अनुज कुमार मैं आ रहा हूँ। अनिल जी आपके पास मैं आ रहा हूँ। अनिल शर्मा कमिंग टू अनुज कुमार। ठीक है प्रभात पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है अनुज से जवाब ले लेते हैं। प्रभात मैं आऊंगा। ठीक है अनुज कुमार काइंडली रिस्पॉन्ड। अब मैं बोल लूं वो चुप हो जाए? बिल्कुल वो चुप है, वो नहीं बोलेंगे बीच में। 28 वर्षों में किसी दलित को क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? अभी ने तो बनाया। फिर अभी तो आप मुझे सबक सिखा रहे थे कि आप बीच में बोल रहे हैं। या तो मेरी बारी, मुझे सुन लीजिए आप। ठीक है प्रभात प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। ठीक है प्रभात मैं आऊंगा। प्रभात आई कम टू यू। प्रभात मैं आ रहा हूँ। काम डाउन मैं आ रहा हूँ। ठीक है अनुज कुमार प्लीज। हाँ देखिए अमित जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पहली बात, 2-3 सवाल यहाँ खड़ा हुआ है कि एक तो पहले जब लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे जी, उस समय हमारा सामाजिक ढांचा अलग था, गैर बराबरी का समाज था। वहां हमारी पहली प्राथमिकता थी समाज को बराबरी पे लाना। दूसरी बात, ये अपने सत्ता के समय कह रहे हैं कि दलित के लिए बहुत कल्याणकारी योजनाओं को हमने लागू किया। मैं बता दूं कि बिहार में 42.95 एससी गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनकी वार्षिक आय, जिनकी आय 6,000 रुपया से कम है। सरकारी नौकरियों में 1.13% ये हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि पता नहीं SC ST में कहां से क्रीमी लेयर आ गया, इनकी समझ कहां से काम कर रही है। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं, 2018 में CAG का रिपोर्ट है कि SC ST स्कॉलरशिप के लगभग 8,800 करोड़ राशि सड़क निर्माण, भवन निर्माण, डिबैंकमेंट की योजनाओं में लगा दिया गया। जो SC ST के बच्चे पढ़ने वाले लोग थे, उनके स्कॉलरशिप को काटकर इन लोगों ने बाकी योजनाओं में लगा दिया और अपने विकास कार्य गिना रहे हैं। सोचिए कि ये कितने हैं जो कि SC ST हितैषी हैं ये। दूसरी बात, आपको याद होगा 24 जून 2025 को यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी कि 2021-22 में 17,445 करोड़ रुपया, 2022-23 में 18,450 करोड़ रुपया, 23-24 में 11,796 करोड़ रुपया इन्होंने SC ST के मद में खर्च नहीं करके अन्य योजनाओं में खर्च कर दिया। यानी हमारा जो SC ST समाज के लिए जो कल्याणकारी राशि थी उसको इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। कहां खर्च किया? बात कर रहे हैं अनुज जी, कहां खर्च कर दिया? किस चीज में? फिर वो अन्य कार्यों में, जैसे आप सड़क बनाने में खर्च कर, स्कूल बनाने में, सड़क बनाने में, भवन बनाने में, पुल बनाने में, अलग अलग पता नहीं कहां खर्च किया था। लेकिन हमारे SC ST समाज के जो बच्चों को मिलना चाहिए, जो उनकी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, अनुज जी कंटिन्यू करिएगा। 24 जून 2002, सुनिए मेरी बात। हाँ मैं सुन रहा हूँ। जैसे वो पैसा जो था, जो SC ST के लिए था, वो किसी बेजा चीज में इस्तेमाल तो नहीं हुआ। सड़क बने, पुल बने, स्कूल बना, तो वो भी बिहार के विकास में तो लगा। रोड पे दलित भी तो बात करें। ये हमारा बजट में SC ST कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा था। अच्छा। यानी SC ST योजनाओं का अधिकार को आप काट करके किसी अन्य काम में गिना रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, कैसे कैसे होगा SC ST का विकास? जहां हमारा नौकरियों में 1.37% हमारे लोग हैं, उसमें भी एक दलित महादलित में बंटवारा कर देते हैं। आप कहते हैं कि जो समृद्ध लोग थे उनको हमने अलग कर दिया। अनुज जी, ये राशि कहां खर्च होनी थी? किस तरह का डेवलपमेंट होना था? जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा समझा दीजिए। जैसे मैं बता रहा हूं कि आप CAG 2018 की रिपोर्ट है,
SC/ST स्कॉलरशिप जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके 8.5 लाख करोड़ रुपया की राशि जो है वो अन्य मध्य में खर्च कर दिया गया। ओके, उसी प्रकार आप 24 जून 2025 को यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देखिएगा, तो उसमें पूरा ब्यौरा है कि जो SC/ST लोगों के लिए जो योजनाओं के लिए जो पैसे आए थे 21-22 में, 22-23 में, 23-24 में, क्रमशः 17 करोड़ रुपया, 18 करोड़, 11 करोड़ अन्य मध्य में खर्च कर दिया। इसी के साथ मैं बता दूं, इन्हीं की सरकार में SC/ST आयोग की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था कि बिहार में जो SC/ST का जो बैकलॉग है 1892, लगभग 1892 के आसपास है, जो 2017-18 और 20-21 के लिए था। उसमें से इन लोगों ने मात्र 160 नियुक्तियां की, बाकी बैकलॉग अभी भी पड़ा हुआ है। और ये बात कर रहे हैं SC/ST कल्याण योजना की बात कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं ये? तो इनकी सरकार ये दलित विरोधी सरकार है, ये SC/ST कल्याण की कोई बात नहीं कर रहे हैं। UPSC तैयारी करने वाले बच्चों को जो 1 लाख की घोषणा की है, उनका फाइल उलट के देख लीजिए कितने लोगों को उन्होंने दिया है, ठीक है, उनकी जटिलता कितनी है। ठीक है, समझ गए। आप आंकड़ा पे बात करिए ना। हाँ, ठीक है। मनोज लाल मन्नू, JDU। मनोज लाल जी, काम किसी का होना था, हो कहीं गया। SC/SC OBC के कल्याण के लिए जो पैसे आए थे वो आपने अलग अलग मदों में खर्च कर दिए, अलग अलग डेवलपमेंट चीज़ों में डाल दिए। RJD का आरोप है कि ये गलत किया आप लोगों ने दलितों के साथ। मनोज लाल मल्लू, हाँ। आप 1990 से लेकर 2005 तक देखेंगे, हाँ, तो SC/ST के कल्याण के लिए जो राशि आती थी केंद्र से वो वापस हो जाती, लेकिन जो हमारे पास SC/ST का आया, अब ये इनके पास कौन रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की सत्यता तो आप ही कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है कि विश्व बैंक का रिपोर्ट भी है कि दलितों का उत्थान कितना हुआ, गरीबी रेखा पहले क्या थी और आज क्या थी, ये भी उस पर आया हुआ। और ये कोई मीडिया का, कोई YouTube का, इससे हमको नहीं जाता है। अगर देखिए, अगर हम दलितों के लिए काम नहीं किए होते तो 2019 में लोकसभा के चुनाव में हम बाहर हो जाते। हम उसके बाद जब आज 4 उपचुनाव हुआ, 3 उनकी जीती हुई सीट थी, ये तीनों सीट वहां से नहीं जाता। हम तो जनता के ऊपर छोड़ते हैं, अगर उनके पास काम नहीं हुआ है तो जनता हमको नकार देगी। आज ये तो आरोप ये 2005 के चुनाव से ही लगाते आ रहे हैं, हमेशा ये इस तरह के आरोप लगाते हैं, जनता इनके आरोप को खारिज करती है। अब सबसे पहले तो अब इनको ये बताना होगा ना कि अंबेडकर जी के तस्वीर को लात से जो उन्होंने घसीटने का काम किया उसका क्या हुआ। अब इनको ये ना बताना होगा कि तेजस्वी यादव जी ने कांग्रेस के बारे में कहा कि उससे ज्यादा सीट ले लिया इसीलिए हम हार गए। अभी तक राहुल गांधी 3 बार बिहार के दौरा पर आ चुके हैं। इस दौरे में न उन्होंने लालू से मुलाकात की है, न तेजस्वी से मुलाकात की है, आके चले जाते हैं। राहुल गांधी जी बिहार आते हैं और बिहार में हुए जातीय जो सर्वेक्षण है उसको फर्जी बता के चले जाते हैं। और इनके लालू जी के, तेजस्वी जी के मुंह से एक बार शब्द नहीं निकलता है। ठीक है मनोज जी, जवाब ले लेते हैं। चैनल और आप चैनल पर देखिएगा तो इस जातीय सर्वेक्षण का सेहरा राजद अपने ऊपर लेते हैं, राहुल गांधी फर्जी बताते हैं और ये सेहरा लेते हैं। तो ये सब बिहार की जनता देख। ठीक है, अनिल शर्मा से जवाब लेते हैं। मनोज लाल जी, मैं आऊंगा तो हमको 2025 में जी जनता वापस कर देगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अनिल शर्मा जी, एक मुद्दा तो ये भी है कि राहुल गांधी इतनी बार बिहार जाते हैं। एक मटन वाला वीडियो बड़ा फेमस है जिसमें लालू यादव जी मटन बनाना सिखा रहे राहुल गांधी को, उसमें तेजस्वी भी हैं और वो मटन फिर प्रियंका गांधी के लिए भी दिल्ली आता है, जो प्रियंका खाती हैं और कहती हैं स्वादिष्ट है, अच्छा है। इस लेवल की बॉन्डिंग है, इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन 3 बार राहुल गांधी बिहार जाते हैं, मुलाकात नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है।
भैया देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे नहीं पता कि मनोज लाल जी बिहार के अंदर ही है, बिहार की जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते, अपने कार्यालय से बाहर निकलते भी कि नहीं निकलते। अभी आप ही बता रहे थे कि लालू जी ने वो मटन बनाना सिखाते थे, राहुल जी बड़े प्रेम से वो मिलते भी है, एक दूसरे का हालचाल भी जानते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो ट्विटर हैंडल पर चल रहा था, देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा। एक बहुत छोटे से बच्चे ने उस पोस्टर के साथ रिकॉर्डिंग करते हुए उस सड़क का वीडियो डाला। किस तरह का विकास नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और इससे पहले जब तक गठबंधन में सरकार थी तेजस्वी यादव जी के साथ, किस प्रकार की योजनाएं लागू हुई और उसके बाद कितनी योजनाएं उन्होंने क्रियान्वित जी, ये समझ नहीं आता किन आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़े लेकर बड़े आराम से बैठते हैं, लेकिन क्या सत्यता है उन आंकड़ों? रही बात जातिगत जनगणना की, अगर ये बात करते हो, जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया। और जब राहुल गांधी जी ने पुरजोर तरीके से इसको पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में, सदन के बाहर हर जगह इस मुद्दे को उठाया, तो सरकार को अंततः झुकना पड़ा और आज वो सरकार जाति जनगणना की बात करती है। किसान आंदोलन भी देख लीजिए, किसान आंदोलन में किसानों ने किस प्रकार प्रोग्रेस किया, कि सरकार ने उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की। राहुल जी, प्रियंका जी उस आंदोलन में शरीक हुए और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काले कानून, कृषि काले कानून को वापस लेना। बिहार की राजनीति थोड़ा सा अलग, जी अनिल जी, जहां ब्राह्मण परिवार भी बहुत है, क्षत्रिय भी बहुत है, वैश्य भी है, दलित भी है, ओबीसी भी है, सभी का वर्गीकरण के हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। जनता के अनुरूप कौन काम कर रहा है, नीतीश कुमार जी को जनता बहुत अच्छे से परख चुकी। ये सरकार जो बार बार टूट कर बनती है, इस्तीफा देते हैं, फिर दूसरे से गठबंधन पर सरकार बनी, जनता इनको सिरे से नकारने के लिए तैयार बैठी है। तो वो जनता ने इस बात को देख लिया है कि ये पलटू राम में कब किसी जज को जिस भरोसे से हम वोट देते हैं, ये उस भरोसे से उस सरकार को चलने नहीं देते। लालू जी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, तेजस्वी जी की एक अपनी पहचान, कांग्रेस की अपनी पहचान, और इंडिया गठबंधन से ये सरकार घबराई हुई, केवल सरकार बना लेना जोड़ तोड़ की राजनीति से, लेकिन अब फिर से मौका मिला है जनता के बीच में जाने का। तो निश्चित समझ लीजिए कि ये एनडीए गठबंधन जो है ये बिल्कुल सिरे से नकारा जाए। ठीक है अनिल जी, एक बात, अनिल शर्मा जी, एक बात बहुत अच्छी है, कम से कम आप थेथरोलॉजी नहीं करते। बिहार में थेथरोलॉजी बहुत प्रचलित शब्द है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि आप एनडीए को अलग रखिए, आप आरजेडी को, जेडीयू को, बीजेपी को, सबको अलग रखिए। बिहार में कांग्रेस के पास कोई एक चेहरा बताइए जिसको लगता है, जिसके बल पर आप वहां पर बिना गठबंधन में रहे या गठबंधन में रहने के बाद भी एक कोई चेहरा मुझे कांग्रेस का बताइए, क्योंकि मुझे कांग्रेस का कोई चेहरा दिखता नहीं। कन्हैया कुमार को आप लोग प्रोजेक्ट करते नहीं। देखिए, ये तो सब अपनी अपनी सोच का प्रश्न। अच्छा, कोई एक चेहरा बता दीजिए बिहार में। चलिए आप सोच बदल दीजिए, एक चेहरा बताइए। देखिए, कई चेहरे हैं, एक चेहरा नहीं, अनेकों चेहरे कांग्रेस के। जैसे सर, जैसे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में धुरंधर। सर देखिए सर, सार्वभौमिक सत्य वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं पूछूंगा जेडीयू से कि आपका चेहरा बताएंगे नीतीश कुमार, मैं बीजेपी से पूछूंगा वो सम्राट का नाम बताएंगे, सिन्हा का नाम बताएंगे, बहुत सारे नेता बीजेपी के पास हैं। आप एक चेहरा बताइए बिहार में ना, माइनस करिए आप आरजेडी को, आप बताइए एक चेहरा बताइए जिसके बलबूते पे आपको लगता है चुनाव जीत सकते हैं। कौन सर? प्रेम शुक्ला, मदन मोहन झा जी है, प्रेम शुक्ला है, और भी कई नेता हैं। तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं फिर उनको चुनाव के लिए प्रोजेक्ट करिए। नवंबर में चुनाव है सर, कितना वक्त बाकी है? 4-6 महीने सर बचे। प्रोजेक्शन होना चाहिए ना, बड़े लेवल के बड़े बड़े पोस्टर लगने चाहिए, बड़े बड़े कोटेशन होनी चाहिए, राहुल गांधी के साथ बड़े बड़े फोटो होने चाहिए। लगना चाहिए बिहार की जनता को कि कांग्रेस का चेहरा ये है। कोई चेहरा ही प्रोजेक्ट नहीं कर पाए सर। कन्हैया कुमार रैलियों में तो दिखते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के बारे में कोई बात नहीं होती बिहार में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए कौन चेहरा होगा कांग्रेस का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक संगठन है। कांग्रेस हमेशा कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव, किसी चेहरे के नाम पर चुनाव नहीं लड़ी। कांग्रेस लड़ी हमेशा विकास के मुद्दों पर, कांग्रेस लड़ी हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों पर, कांग्रेस लड़ी हमेशा देश के मुद्दे पर।
तो कांग्रेस ने कभी नेता प्रोजेक्ट करके कि इस व्यक्ति के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे? कहीं यही वजह तो नहीं कि विधानसभा चुनाव में यूपी में भी ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं कर पाए आप लोग, क्योंकि कोई चेहरा ही नहीं था? बिहार में भी वही गलती करने जा रहे हैं, कोई चेहरा नहीं, कार्यकर्ता लड़ेगा। सरासर गलत है। अच्छा, देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन था, और अच्छा प्रदर्शन नहीं होता तो इंडिया गठबंधन की इतनी सीटें नहीं आती। जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देते 80 की 80 सीटें जीतने की वादा करती थी, बड़ा कर्रा दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में सबको जीरो कर देगी, वहां बैकफुट पर बीजेपी को आना। ठीक है अनिल जी, चलिए कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़िए। प्रभात बहुत देर से सुन रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं, माफी चाहता हूं, आपकी बात मैंने सुनी। प्रभात, चेहरे की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही पता है कि प्रदर्शन कैसा होगा, ऐसा है क्या? मैं पहले अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि उनके दबाव में, उनके डर से, राहुल गांधी के डर से जातीय जनगणना जैसे अहम फैसले को लिया गया कि जातीय गणना के साथ जातीय जनगणना भी भारत सरकार कराएगी। जो पार्टी 2014, 2019, 2024 मिलकर भी उतनी सीटें नहीं ला पाई जितने भारतीय जनता पार्टी तीसरे बार में लाई। जो देश भर में जिनके 99 सांसद और बिहार में जिनके 4 सांसद हैं आरजेडी, वो कह रही कि उनके दबाव में जातीय जनगणना हो, तो ये लोग कितने हास्यास्पद विषय है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग समाजवाद की बात करते हैं और समाज को बात करके चलते हैं, लालू और उनके परिवार। कांग्रेस समाजवाद की बात करते हैं और वंशवाद पर आकर टिक जाते हैं। राहुल गांधी जिस संविधान का हवाला देते हैं, उस संविधान की हत्या बार बार किसने की इस देश में? कल पूरे देश में आपातकाल दिवस मनाया जाएगा, और आपातकाल जैसे काला अध्याय इस भारत के ऊपर धब्बा लगाने का काम किसने किया? इसी राहुल गांधी के पूर्वज ने। और वो बात करेंगे दलितों की, दलितों के मसीहा के द्वारा बनाया गया संविधान का अपमान करेंगे। अनिल जी का ऑडियो, अम्बेडकर जी का अपमान अनिल जी का ऑडियो कर रही है। 400 पार का नारा और देते रही थे, बात आपको 2 बैसाखियों में टिका दिया, तो इनके पास कितना झूठ इनका परोसेंगे यार। इंडी गठबंधन का चाल, चरित्र और आपने चेहरा देश की जनता को काले अध्याय में समेट कर रख दिया। सुन लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता माननीय, यही कारण है आपके ये बड़बोलेपन थेटोलॉजी से कि पूरे देश में कांग्रेस, बड़बोलापन तो भारतीय जनता पार्टी का, देख लीजिए किस प्रकार से बैकफुट पर आई है बिहार में। तो सरकार। आप लोग बिहार में तो अगर बैसाखी ना मिलती, लघुआ पार्टी 46 लोगों, 46 पार्टियों का गठबंधन देकर आपने बोला टांगने वाली पार्टी कांग्रेस है। ये तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। जो स्कीम अरे भैया, वजूद की लड़ाई तो तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले वजूद हवा की लड़ाई योजना को लाने की बात तो करते 46 दलों से हैं कि गठबंधन हम नहीं करते हैं, तो चुनाव को देखते हुए जो वादा करके भाजपा बता रहे तो अकेले दम पे ये चुनाव योजना लड़ने देंगे, देश में उस चीज तो को पानी का पानी हो जाएगा। महिला योजना के तहत कांग्रेस ही करती है, तो नई पैकेट में तुमको भेज दे चीज, पुरानी वाली बात है। तो ये कस्मे वादे प्यार वफा सब वादों का वही बात है कि कस्मे वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या? ठीक तो है। ये इंडी गठबंधन के लोग का चेहरा, कांग्रेस का चेहरा, आरजेडी का चेहरा, चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश और बिहार जान चुका है। बिहार में सबसे ज्यादा 118 नरसंहार हुए, उसमें सबसे अधिक दलितों की हत्या हुई। ये दलितों की बात करेंगे? लालू यादव कितने दलितों की उत्तर प्रदेश अनुज कुमार में आ रहा हूं। कब हुआ नरसंहार पे? जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई तब उनको न्याय मिला। और ये लोग दलितों की बात करते हैं, ये लोग अति पिछड़ों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अरे ये लोग तो सिर्फ परिवारवाद, वंशवाद से अरे भैया, नहीं भारतीय सकते जनता हैं। पार्टी में केवल झूठ और परोसने के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस का हरियाणा से था, राजस्थान से था। ऑपरेशन लोटस करते हुए केवल सरकार गिराने का काम पार्टी ने पूरे देश भर में कितने लोगों को खरीदेंगे किया, उसका ये हश्र हो जाएगा। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया दलितों को, दलित को कुर्सी देते हैं पीछे, सोनिया गांधी बैठेगी आगे। यही तो आप लोग का दलितों का प्रेम है। दलित को ये तो राष्ट्रपति बनाने के बाद है ऐसे खड़े कर देते हैं जैसे एक चौकीदार सोनिया खड़ा गांधी हो। का 10 वर्ष इतनी भी शर्म नहीं है भारतीय नया जनता चलाया पार्टी के सोनिया गांधी अंदर। ने। राष्ट्रपति का अरे चेहरा आप लोग आखिर क्या होता बात करेंगे? प्रधानमंत्री आप लोगों ने तो दलितों को जिस प्रकार से ठगने का काम किया, दलितों को जितना प्रताड़ना देने का काम किया, उसको बिहार की जनता, देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जो चलिए ठीक है, ठीक है अनुज कुमार, ठीक है अनिल भाई मैं आ रहा हूं, ठीक है प्रभात। अनुज कुमार तरुण, अनुज कुमार को स्क्रीन पर लाइए। अनुज कुमार, मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, और अनुज जी का ऑडियो दीजिए। अनुज कुमार। अमित जी, हाँ, जिस विषय पे हम बात करने के लिए यहाँ बैठे थे,
मुझे लगता है कि उस विषय से थोड़ा सा हम विषयांतर हो गए हैं। अच्छा। कोई बात नहीं, अगर इन्होंने बात की मुख्यमंत्री चेहरा का और जोड़ तोड़ की राजनीति की ये बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अभी भी 2010 को छोड़ दें तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। और जो जनता दल युग के प्रवक्ता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज भी वो दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है, वो तीसरे नंबर की पार्टी है। हाँ। और मैं बता दूं कि जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना अलग बात है, लेकिन जनता के दिल में और जनाधार अभी भी हमारे पास है। हम एक नंबर पार्टी हैं। तो कांग्रेस के बिना लड़ जाइए ना। अनुज कुमार, प्रभात बीच में नहीं, मैं आऊंगा। 2010 में कहां पहुंचे? प्रभात मालेकर, आई कम टू यू। सुनिए अनुज कुमार, मेरा सवाल। प्रभात जस्ट होल्ड ऑन, प्रभात होल्ड ऑन, आई कम टू यू। अनुज कुमार, आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, महागठबंधन का हिस्सा है, हाँ। क्यों नहीं बिहार में लड़ जाते? कांग्रेस की जरूरत क्या है? कांग्रेस तो मुझे लगता है आपके सारे अपनी नैया पार कराने की कोशिश कर रही है। आप मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बता दूं, बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ जाए। एक मिनट, यदि गठबंधन से कोई शिकायत है तो बीजेपी और जनता दल भी अलग अलग लड़ जाए। हम भी लड़ने को तैयार हैं। एक बार हो जाए ना भाई, एक बार आप सभी पार्टी अलग अलग लड़ जाइए, ठीक है। हम और कांग्रेस तो फ्रेंडली लड़ जाएंगे। अगर इतना ही भरोसा है, अगर 20 सालों के कार्यों में इतना ही विश्वास है नीतीश कुमार जी का, तो पिछले क्यों बने हुए हैं? अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ते? इसीलिए मैं कहता हूँ 20 साल सत्ता में आने के बाद भी नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। इनके पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। मैं बता दूं, हमारे पास तो चेहरा है जो सर्वसम्मति से स्वीकार्य चेहरा तेजस्वी जी हैं। और बाकी यदि कुछ होगा तो हम मिल बैठ कर निर्णय ले लेंगे। तो जेडीयू के पास चेहरा नहीं है? आप कह रहे हैं जेडीयू के पास चेहरा नहीं है? चेहरा ही नहीं, वो तो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। वो देखते नहीं, कभी माथा पे गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान में चलने लगते हैं। वो तो अचेत अवस्था में। ऐसे लोग क्या मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? मनोज लाल अगर बीजेपी के पास चेहरा अगर है तो मोदी जी को क्यों बिहार आना पड़ रहा है बार बार? तो राहुल भी तो बिहार जा रहे हैं बाबा। तो राहुल भी तो पार्टी का बड़ा नेता तो जाएगा। राहुल गांधी भी बिहार दौरे पे जाते हैं। नहीं, लेकिन those who are the bigger leader of a party, they have to go, they have a right to go। आपने ही आरोप लगाया ना कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, क्यों अच्छा, आ रहे हैं? ठीक है, यही मैं भी आरोप लगा रहा हूँ आप पे कि बिहार में बीजेपी के पास चेहरा कौन है, क्यों आना पड़ रहा है उनको? चलिए, जेडीयू ठीक है। अनुज भाई, पॉइंट बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया। मनोज लाल मन्नू, आपके पास चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार अचेतावस्था में रहते हैं, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा मन्नू जी? जब नेता ही अचेत अवस्था में है तो क्या चुनाव और क्या कैंपेन और क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी? फिर अभी तो उनके लिए तो अच्छा ही न है। हाँ। अगर वो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा को अचेत मान रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है। और कोई वो परेशानी उनको क्या होगी? तो उनको तो कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास तो चेहरा है ना कि तुम मुझे जमीन दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। उनके पास तो सब कुछ का तो आई है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की जनता से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जी। तो उसी के रख पर लालू तेजस्वी साहब चल रहे हैं। तो वो अपने चेहरा पर नाज करें, उनको नाज हो सकता है जी कि कोई सजा याफ्ता उनका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। तीसरे नंबर की पार्टी बिहार की जनता को नहीं हो सकता। तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। जब उनके पास कोई आदमी है ये नहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो लालू जी ही बनेंगे। उनके पास मुख्यमंत्री कोई दूसरा व्यक्ति हो ये नहीं सकता है, तेजस्वी बनेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे, विपक्ष के नेता तेजस्वी बनेंगे, विधान परिषद में नेता राबड़ी देवी बनेगी। जब लालू जी जेल गए तो अनपढ़ राबड़ी देवी से कोई बहुत बड़ा अभी दामाद आयोग का गठन कैसे हो गया था? अभी तो इसीलिए अभी दामाद आयोग का गठन किसने कर दिया? ये तो इसमें चलिए रहा बेटी बहू को सुप्रीम कोर्ट के पैनल में कौन डाल दिया? अपनी बेटियों को पैनल में कौन डाल दिया? अभी दामाद आयोग का गठन हुआ है ना। 2005 में ठीक है, अनिल जी मैं आ रहा हूँ। अनिल जी सुन लीजिए, अनिल जी के दामाद, पासवान जी के दामाद, ये दामाद आयोग पे कब बात होगी? 2005 के पहले ताला प्रशासन कौन चला रहा था? साधु यादव, सुभाष यादव। बताइए ना, हमारे लोग तो जनता के बीच में जाते हैं, जनता से चुनाव जीत कर आते हैं। आपका परिवारवाद का आरोप निराधार है। आप देखिएगा
तेजस्वी 2005 के पहले तेज साला प्रशासन प्रताप कौन चला रहा को था? अलग किया, अब वो लालू यादव को अलग करेगा। जी। याद कर लीजिए 2020 का चुनाव, जी। लालू जी जेल में थे, लेकिन उनकी तस्वीर को लेके कहीं नहीं घुमा था। और 2025 में देख लीजिएगा कि लालू जी का क्या करेगा। नया फकरा आवेगा कि लालू जी की बेटी ने उसको किडनी नहीं दी है, कोई दूसरा व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए इस तरह के डिबेट में। 10 दिन में लालू जी के परिवार के सदस्य इसकी घोषणा करने जा रहे हैं। तो इन्हीं आचार्य आने व्यक्तिगत दीजिए है क्या समय, जी? ये सारी हमको बातें बिहार परिवार की बात कर रहे हैं। ठीक है। लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, ओके कर अनुज दिया। कुमार ठीक है। मनोज राज, मनु जी ठीक है, मनोज भाई ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शोर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है। अब इससे पहले कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊं, अनुज कुमार तरुण, बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, बात दलितों की है, बिहार के विकास की है। इतने सालों से बिहार की राजनीति को मैं ट्रैक कर रहा हूं, अभी तक लॉ एंड ऑर्डर, सड़क, परिवहन, महिला सुरक्षा, स्कूल, इससे ऊपर बिहार उठ ही नहीं पा रहा है। विकास कैसे होगा? दामाद आयोग, बेटी आयोग, फलनवा आयोग, ढमकवा आयोग, इसी में रह जाएंगे क्या हम लोग? आगे कैसे बढ़ेगा बिहार? अनुज। बिल्कुल सही मुद्दा अमित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और बहुत आपकी जो चिंता है बिल्कुल जायज चिंता है। हाँ। क्या बिहार का विकास भाई भतीजावाद से ऊपर कभी होगा? जाति से ऊपर हम बढ़ेंगे? हाँ। ठीक है, सामाजिक न्याय का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ। लेकिन वोट बैंक के लिए अगर हम सामाजिक मुद्दा की सिर्फ बात करें तो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैंने डाटा के साथ आपको कहा कि जो ठीक है, आप इन लोगों की बात में, विपक्ष की बात में, सत्ताधारी पक्ष की बात में मान भी लेता हूँ। मैं 20 साल से सत्ता से बाहर हूँ। अगर आप सत्ता में हैं तो दलित उत्थान के लिए आपने क्या क्या किया? मैं एक डेटा के साथ आपको मैंने आंकड़ा दिया था, इसमें सीएजी की रिपोर्ट थी और यूएनआई की रिपोर्ट थी। उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि दलितों का कल्याण कैसे होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो मूल अवधारणा थी शिक्षित बनो, तो शिक्षित कैसे बनेगा? महंगाई इतनी है और महंगाई के कारण जो स्कॉलरशिप मिलने वाला था, उन स्कॉलरशिप में लगातार आप कटौती कर रहे हैं। जो बिहार के तमाम जिला में जो SC ST के छात्रावास हुआ करता था, उन छात्रावासों की स्थिति जाकर देख ली क्या है। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है अनुज कुमार, मैं सभी को एक एक बार और मौका दूंगा। प्रभात, मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूं, अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं सबके पास बारी बारी से जाऊंगा। मनु जी रुकिए, आपके साथ भी अभी क्लोजिंग कमेंट बाकी है आपका। प्रभात। लोग कह रहे हैं कि दलितों के साथ क्या किए, शिक्षित बनाने की बात कर रहे थे, तो 2005 के पहले 70% से अधिक बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे। आज 100% बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं और उसमें 50% से ज्यादा दलित छात्र छात्राओं की रुचि शिक्षा में बढ़ी है। उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। दलित छात्राओं को पोशाक राशि के तहत पोशाक दिया जा रहा है। उनको कन्या उत्थान योजना के तहत उनको साइकिल दिया जा रहा है। उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है, प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ये लोग बात कर रहे हैं कि दलितों के साथ क्या किया। अरे आप लोग 118 नरसंहार कराए, उसकी भी तो बात कहिए ना। उसका जवाब कौन देगा कि उसमें सबसे अधिक दलित के बच्चे मरे थे, सबसे ज्यादा पलायन हुआ बिहार में, उसी दौर में दलित पलायन किए थे। अरे नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार ने तो इतना किया कि 243 में 38 सीट दलितों के लिए आरक्षित कर दिया। और करे दलितों के लिए क्या किया? तो दलितों के लिए किसी सरकार ने किया है तो वो एनडीए सरकार, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। चलिए ठीक है, प्रभात, बात दलितों की हो रही है। आप 5 एजेंडा बताइए कि अगर सरकार दोबारा आपकी आती है, दलितों के विकास के लिए बीजेपी और एनडीए क्या करेगी, जेडीयू और बीजेपी मिलकर क्या करेगी? फटाफट, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, ज्यादा समय नहीं। हमारा सबसे पहला नारा है सबका साथ सबका विकास, जिसके तहत दलितों के कमाई के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के रोजगार के लिए और दलितों के शैक्षणिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जो भी योजनाएं बनानी होगी वो बनाएंगे। दलितों को हम आवास दे रहे हैं, फेयर इनफ, दलितों को हम बिजली दे रहे हैं, ठीक है, दलितों को हम नल दे रहे हैं। प्रभात ज्यादा वक्त नहीं है, प्रभात मेरे पैनल प्रोड्यूसर बता रहे हैं, देव की ज्यादा वक्त नहीं है। अनुज कुमार 50 सेकंड आपके लिए। अनुज जस्ट 50 सेकंड। उत्थान की बात तभी हो सकता है संभव जब पहली बात की दामाद आयोग पुत्र पुत्री मोह से ऊपर उठना होगा। सबसे पहली बात, जितना राम मांझी जैसे लोग अपने दामाद को बढ़ाते हैं, अपनी जाति में किसी और को बढ़ा लेते। चिराग पासवान अपने परिवार को बढ़ाते हैं, अपनी जाति में किसी और को बढ़ा लेते।
तो शायद कुछ एक बात समझ में आती। लेकिन इन लोगों की मंशा साफ नहीं है। जब हम सत्ता में आए तो आप देखे होंगे सबसे ज्यादा रोजगार दिया हम लोगों ने। हमने जाति सर्वे करवाकर 65% रिजर्वेशन की बात की, और हमने ये भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर में हम रिजर्वेशन देंगे ताकि जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो अनुज ये फिजिबल नहीं। मैंने आपसे पूछा दलितों के विकास के लिए क्या करेंगे। लालू प्रसाद यादव का परिवार भी भाई भतीजावाद कर करना चाह रहे हैं सर। हाँ। नहीं, यही तो करना कहाँ। देखिए, लालू प्रसाद यादव का परिवार कोई भाई भतीजावाद नहीं कर रहा। आप देखिए 1990 के दशक से आज तक जितने भी दलित, ईबीसी, ओबीसी, मुस्लिम चेहरा जो बड़े बड़े नेता नजर आ रहे हैं, उन सभी नेताओं का उभार लालू प्रसाद यादव जी। चलिए 50 सेकंड पूरे। प्रभात मुस्कुरा रहे, मुझे पता है प्रभात कुछ कहना चाह रहे हैं। 50 सेकंड पूरे। अनुज कुमार, यो 50 सेकंड ओवर। अनिल शर्मा जी 50 सेकंड। सरकार बनती है, दलितों का विकास कैसे करेंगे? 50 सेकंड से। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार में सरकार हमारी बनती है तो दलितों का उत्थान होगा, रोजगार सुलभ होंगे, उन्हें शिक्षा का स्तर उनका बढ़ेगा। और सही बात, केवल दलितों की राजधानी नहीं है, सभी का उत्तर बिहार के अंदर विकास हम लोगों को करना है। और बिहार के अंदर सरकार बनते ही झूठी बात है बीजेपी की तरह हमें नहीं करने हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 15 लाख खातों में आएंगे। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से 11 साल की सरकार इनकी हो गई केंद्र में। 22 करोड़ लोगों को रोजगार अब तक मिल जाने चाहिए थे। कितने लोगों को रोजगार मिले? जिस प्रांत में ये जाते हैं उसी प्रांत में झूठ बोलते हैं। ठीक है, 50 सेकंड पूरे। अनिल जी यो 50 सेकंड्स ओवर। आई एम वेरी सॉरी सर। मनोज लाल मन्नू 50 सेकंड। मनोज जी। देखिए, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, दलित समुदाय हमसे खुश है और अपना समर्थन वो हमें दे रही है, और उनके उत्थान के लिए कई तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके चिकित्सा के लिए हर क्षेत्र में है। और दलित समाज पर हमें पूर्ण भरोसा है कि वो हमारे कामों से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभात बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज कुमार तरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज लाल मन्नू जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन बिहार को लेकर एक बात समझिए, डी फॉर दलित भी होता है तो डी फॉर डेवलपमेंट भी होता है, जिसे बिहार की बहुत सख्त ज़रूरत है और वहाँ पर होना चाहिए। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।